जर्मनी में रिसेशन आया है। जर्मनी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 4th लार्जेस्ट, जिसका जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा रहा है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि यूके में रिसेशन के 75% चांसेस है, अमेरिका में 65% और भारत में 0। यूरोप, जिसे हमने हमेशा से बॉलीवुड में एक प्रीमियम और एक्सोटिक जगह के रूप में देखा है, वो आज स्ट्रगल कर रहा है। हो क्या रहा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर बड़े देश में रिसेशन क्यों आ रहा है, इसका भारत के लिए मीनिंग क्या है और कैसे भारत एक रिसेशन प्रूफ स्पॉट बनकर उभर रहा है। इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे लेसन्स भी हैं जो भारत को सीखने की जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। चैप्टर 1, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन, लेऑफ्स, नेगेटिव ग्रोथ, ये सारे शब्द आप आने वाले कुछ सालों में बहुत बार सुनने वाले हैं। लेकिन रिसेशन का मतलब क्या होता है? जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक साल को 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है। जब 2 क्वार्टर्स में बैक टू बैक एक इकोनॉमी आगे बढ़ने के बजाय पीछे होती है, यानी ग्रोथ कम होती है, तब उसे इकोनॉमिक्स में रिसेशन कहते हैं। 2022 के लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ -0.5% थी और 2023 के पहले क्वार्टर में ग्रोथ -0.3% थी, यानी टेक्निकली जर्मनी ऑलरेडी रिसेशन में है। ये नंबर्स देखने में इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन ये एक बड़े प्रॉब्लम की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी में रिसेशन क्यों है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है अनहेल्दी इकोनॉमी। जर्मनी की इकोनॉमी अब एक हेल्दी इकोनॉमी नहीं रही। व्हाट डू आई मीन? एक हेल्दी इकोनॉमी वो होती है जहां वेल्थ का फ्लो बना होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस होता है कि वो आज से ज्यादा कल पैसे कमा पाएंगे, उनकी जॉब में उनकी ग्रोथ होगी, उन्हें प्रमोशन मिलेगी, दिवाली बोनस आएगा और वो उनकी मनपसंद गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। ये ऑप्टिमिज्म इकोनॉमी में जरूरी होता है, क्योंकि इसके वजह से लोग खर्चे करते हैं और जब कोई खर्चा करता है देश में किसी ना किसी का प्रॉफिट होता है। लेकिन जर्मनी में उल्टा है। जर्मन लोगों में आज पेसिमिज्म भरा हुआ है, जिसके 2 बड़े रीजंस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी के लोग सोचते हैं कि आज पैसे हैं लेकिन कल हो ना हो तो वो पैसा दबा कर रखते हैं, स्पेंड उतना ही करते हैं जितना जरूरी हो। ये फ्रूगल एटीट्यूड उनके फैमिली और फाइनेंसेस के लिए बहुत हेल्दी है, लेकिन उनके इकोनॉमी के लिए है अनहेल्दी। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक पेंट बनाने वाली कंपनी है जो अज्यूम करती है कि भारत में दिवाली में 10% लोग घर को पेंट करेंगे और वो इस हिसाब से पेंट प्रोड्यूस करती है, एड कैंपेन चलाती है, बड़े एक्टर्स को लेकर जमकर मार्केटिंग करती है। लेकिन अगर एक साल में सिर्फ 5% लोग अपने दीवारों का रंग चेंज करने लगे तो उनका रेवेन्यू तो आधा हुआ, राइट? तो वो पेंट की कंपनी भी अपने पैसे बचा बचा कर स्पेंड करेगी, मार्केटिंग बजट कम करेगी, लेऑफ्स होंगे और कंपनी ग्रोथ मोड से निकलकर सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। जर्मनी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। रिसेशन का दूसरा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ रशिया और यूक्रेन इन 2 देशों के बीच में नहीं है, इनफैक्ट वो रशिया और पूरे वेस्टर्न देशों के बीच। वो सिर्फ यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे वेस्टर्न देशों पर हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने वाले सबसे बड़े 2 देश थे, अमेरिका और जर्मनी। जर्मनी का रशिया के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग इतिहास है। रशिया ने ही नाजी जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 में हराया था। सोवियत रशिया ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में नाजी फोर्सेस को हराया था और 91,000 सोल्जर्स ने सरेंडर भी किया था। इसका जर्मनी के रशिया की ओर जो एटीट्यूड है उससे कोई कनेक्शन है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि जर्मनी रशिया पर अपने एनर्जी नीड्स के लिए निर्भर है। वॉर की वजह से एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर अटैक किया और ये गैस पाइपलाइन तोड़ दी ताकि जर्मनी तक रशियन नेचुरल गैस ना पहुंचे। इससे जर्मनी को एक सडन धक्का लगा और उनके पॉलिसी मेकिंग में भी बदलाव आया। जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद एक पैसिफिस्ट देश बन गया था, यानी उनका मेन फोकस मिलिट्री नहीं था और वो अपने जीडीपी का कुछ 1% मिलिट्री पर खर्च करता था। लेकिन अब एक साइड से उन्हें रशिया का खतरा और दूसरे साइड है अमेरिका, जो किसी का सगा नहीं। तो खुद की पावर बरकरार रखने के लिए उन्हें अपनी खुद की मिलिट्री पावर बढ़ानी होगी। जर्मन सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 2024 तक एडिशनल 100 बिलियन यूरोज मिलिट्री स्पेंडिंग पर खर्च करेंगे। अब वॉर यूरोप के फ्रंट गेट तक पहुंचने की वजह से सरकार ने मिलिट्री स्पेंडिंग भी बढ़ाई है। यूक्रेन की मदद करने के लिए उन्होंने 2.7 बिलियन यूरोज का मिलिट्री एड पैकेज दिया है। एट द सेम टाइम उन्होंने यूक्रेन से 8 लाख रेफ्यूजीज अपने देश में लिए हैं। उनका बर्डन कहे या रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मन इकोनॉमी पर है। जर्मनी में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा है। इनफैक्ट अब जर्मनी में इन्फ्लेशन 70 सालों में हाईएस्ट है, यानी दिन ब दिन चीजों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। एज ए रिजल्ट बिजनेसेस के लिए लोन लेकर अपनी कंपनी को सस्टेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। नॉर्मली बिजनेसेस भी ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। वो लोन लेकर महंगे महंगे मशीन्स खरीदते हैं, ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं,
और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, मिनिमम खर्चे करते हैं और एक्स्ट्रा लोगों को हायर करना कम करते हैं। रिसेशन का तीसरा रीजन है ट्रेड। जर्मनी की 1/3 इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। जर्मनी हर साल $135 बिलियन की गाड़ियां, $133 बिलियन की मशीनरी और $104 बिलियन के केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। और उनके दो मेजर इंपोर्टर्स है अमेरिका और चाइना, जो दोनों देश अपने अपने क्राइसिस से गुजर रहे हैं। चाइना और अमेरिका जर्मनी से मिलकर $238 बिलियन के गुड्स खरीदते हैं, लेकिन ये नंबर अब कंसिस्टेंटली कम होने वाला है। अमेरिका ने 2021 से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद फोकस आत्मनिर्भर अमेरिका यानी मेक इन अमेरिका पर किया। उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाते थे, और चाइना तो कभी भी अपना मार्केट दूसरे देशों के लिए फटाक से बंद कर सकता है। तो अब जर्मनी के हालात इंप्रूव होंगे या नहीं, ये उनके हाथ में नहीं, दूसरे देशों के हाथ में। ये एक प्रॉब्लम। चैप्टर 2, यूरोप का दी एंड। जब भी किसी हिंदी पिक्चर का गाना बजता है या फिर कोई बड़े खानदान का लड़का पढ़ने जाता है, तो हम घर बैठे यूरोप पहुंच जाते हैं। हमने हमेशा से यूरोप को एक अच्छे लाइफ का बेंचमार्क माना है, लेकिन क्या ये पास्ट यूरोप के फ्यूचर में भी सेम होगा? The answer is no. दुनिया में दो तरह के देश हैं, असेंडिंग देश और डिसेंडिंग देश। डिसेंडिंग देश यानी वो देश जिनमें ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है और अब वो स्लो डाउन हो रहे हैं। दुनिया का एक नियम है, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। यूरोप के कई देश डिसेंडिंग देश बन चुके हैं, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने 70 सालों के लिए अपना गोल्डन पीरियड देखा, जब उनके लिए वॉर का डेंजर नहीं था, इकोनॉमी ट्रैक पर आ रही थी और लोगों की इनकम बढ़ रही थी। लेकिन अब वो पीरियड खत्म हो चुका है। प्लस यूरोप का एवरेज एज 44 इयर्स है, यानी यूरोप का पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है और कई लोग जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। एक यंग पॉपुलेशन देश के लिए एसेट हो सकता है, जो यूरोप के पास है नहीं। इसीलिए अगर आपका अच्छा एजुकेशन और आपका ब्राइट दिमाग लेकर यूरोप जाते हो, तो फिर यूरोप आपको वेलकम करता है, क्योंकि जैसे आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज की तलाश है, वैसे ही उन्हें अच्छे टैलेंट की तलाश, जो टैलेंट उनके पास है नहीं। That's why I say कि यूरोप का टाइम अब खत्म हो रहा है। एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन में कुछ इकोनॉमीज हैं जो अच्छी परफॉर्म करती हैं और कुछ जो नहीं। जो इकोनॉमीज हमेशा ट्रबल में रहती थी उन्हें पिग्स कहते थे। पिग स्टैंड्स फॉर पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन। इन बुरे इकोनॉमीज की जिम्मेदारी भी कुछ अच्छे इकोनॉमीज जैसे यूके, जर्मनी, फ्रांस लिया करती थी। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद यूके गया, अब जर्मनी रिसेशन में है और फ्रांस में भी अपने ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यानी यूरोप एक राइजिंग इकोनॉमी नहीं, एक फॉलिंग इकोनॉमी है। ऑन द अदर हैंड दुनिया में कुछ देश असेंडिंग इकोनॉमीज है, राइजिंग इकोनॉमीज हैं। इसमें शामिल है मिडिल ईस्ट के कुछ देश, सिंगापुर, वियतनाम और हमारा भारत। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि भारत में इस साल रिसेशन आने का चांस 0 है। क्यों? आइए डेटा देखते हैं। भारत में लोगों के इनकम्स बढ़ रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहता है कि 2014 और 2022 के बीच में हमारा पर कैपिटा जीडीपी डबल हुआ है और साल 2000 से देखा जाए तो 4 गुना बढ़ा है। लोगों की डिमांड बढ़ रही है और कंपनीज के लिए ये एक अच्छी साइन है, यानी कंपनीज एक ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ सकते हैं। भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑफ कोर्स इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कोई सुपीरियर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, एक न्यूट्रल लैंग्वेज है, ये एक फैक्ट है। इसकी वजह से फॉरेन कंपनीज के लिए भारत में ऑपरेशन सेटअप करना और यहाँ के लोगों से डील करना आसान लगता है। इसी वजह से भारत का आईटी सेक्टर हर साल 12 से 15% के रेट से ग्रो करता है। भारत का 35% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहता है, यानी हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य अर्बन नीड्स बढ़ रहे हैं। भारत का मिडिल क्लास भारत का एस्पिरेशनल क्लास है। भारत में 30 करोड़ लोग इस कैटेगरी में आते हैं। भारत में एवरेज एज सिर्फ 32 इयर्स है, यानी हमारा ज्यादातर पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है, जो देश के लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। ये सारे फैक्टर्स भारत को एक राइजिंग इकोनॉमी बनाते हैं और इसी की वजह से भारत में रिसेशन का डर कम है। इनफैक्ट भारत की इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। चैप्टर 3 लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि भारत को जर्मनी से इस सिचुएशन में क्या सीखने की जरूरत है। कुछ ही दिनों पहले एक जर्मन मैगजीन में ये कार्टून पब्लिश हुआ, जहां उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया। ये तब हुआ जब भारत दुनिया का सबसे पॉपुलस देश बन चुका था और हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया था।
भारत दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है, ये एक फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट की ओर हम किस तरीके से देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कार्टून में चाइना की बुलेट ट्रेन दिखाई है और भारत की एक ऐसी ओवरक्राउडेड ट्रेन जिसमें लोग लटक लटक के चल रहे हैं। ये कार्टून देखने के बाद लगता है कि चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली एडवांस्ड है। लेकिन क्या ये कार्टून एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं। चाइना को एक्चुअली उनके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन से बहुत फर्क पड़ता है। चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और 2015 में उन्होंने रियलाइज किया कि घटने वाला पॉपुलेशन देश के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने अपनी गलती मानी और वन चाइल्ड पॉलिसी कैंसिल कर दी, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन अब चाइना के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। क्योंकि एक ही चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए लोगों ने सिर्फ लड़कों को प्रेफर किया। 2016 से पहले बच्चा होने से पहले उसका सेक्स आइडेंटिफाई किया जा सकता था। एज अ रिजल्ट चाइना का सेक्स रेशो दुनिया में सबसे वर्स्ट है। चाइना खुद ये मानता है कि जेंडर इम्बैलेंस को काउंटर करने के लिए उन्हें कई साल लगेंगे। लेकिन जर्मनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ भारत का मजाक उड़ाना है। चाइना उनका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत ने उनकी बात नहीं मानी। भारत ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। इसका बदला लेने के लिए जर्मनी ऐसे चीप शॉट्स लेता रहता है और आगे भी लेता रहेगा। ये है ओलाफ शॉल्ट्ज, जर्मनी के चांसलर। जब इन्हें रिसेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है। यानी एक सवाल पूछने पर कोई दूसरा ही जवाब दिया गया, टॉपिक को डाइवर्ट किया गया। अक्सर भारत में भी यही होता है। जब हमारी जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होती है तब हम पार्लियामेंट में कहते हैं कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं, और जब जीडीपी रिकवर करता है तो ढोल बजाकर उसी को हाईलाइट करते हैं। फरवरी के महीने में 13,000 प्रोटेस्टर्स ने बर्लिन में प्रोटेस्ट शुरू की। उन्होंने कहा, नॉट माई वॉर, नॉट माई गवर्नमेंट। प्रोटेस्टर्स ने पूछा, हम यूक्रेन को वेपन्स क्यों दे रहे हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है और उससे हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जैसे जर्मनी यूक्रेन को टैंक्स दे रहा है, वैसे ही कल जर्मन सिटीजन्स भी भेज सकता है उनकी वॉर लड़ने के लिए। जब भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहना सही समझा तो पूरी दुनिया के मीडिया ने भारत को क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये डिसीजन भारत के लिए सही साबित हो रहा है। हम सबसे अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी भी संभाले हुए हैं, और ये न्यूट्रलिटी का लेसन हमें इससे आगे भी याद रखना होगा। Because only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस साल हम 1 लाख आम के पेड़ लगाना चाहते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए। हमारी पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड सीरीज में हम पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, उसके वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।